Ris Indica. Welcome to the purple classes of Rees Indica IS Academy. देश बदला, पढ़ाई बदला, फ्रॉम चाउस टू क्लैरिटी। तो कल का हमारा विषय था पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। आज हम पहुंच रहे हैं सिंधु सभ्यता, एक ऐसी सभ्यता जिसने भारत की दशा और दिशा दोनों को बदला। इसके अध्ययन करने से भारत के अतीत पर गौरव होता है। इसके अध्ययन करने से भारतीयों को अपनी ज्ञान विज्ञान की परंपरा की सततता, निरंतरता प्राप्त होती है कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता की वह ज्ञान विज्ञान की परंपरा आज भी सतत रूप में जारी है। तो वह परंपरा हमारे भीतर भारतीयता होने का बोध कराती है और हमको भारतीय होने पर गर्व महसूस करती है। एक ऐसा समय जब भारत में यूरोपीय शक्तियां थी, अंग्रेजों के हम गुलाम थे या अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन था। अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे थे कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं, हम यहां पर भारतीयों का उद्धार करने आए। ऐसे समय पर इस सभ्यता की खोज होना जो नगरीय है, विकसित है, व्यापारिक है, जिसके पास कला बोध है, सौंदर्य बोध है, जिसके पास लिपि है, जिसके पास माप तौल के बांट है, जिसके पास बंदरगाह है, ऐसी सभ्यता की खोज भारतीयों के लिए गौरवशाली। यद्यपि ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे यह सिद्ध करने का निरर्थक प्रयास किया कि सभ्यता विदेशी लोगों द्वारा बनाई गई, इसमें भारतवासियों का कोई विशिष्ट योगदान नहीं। तो आज हम उस महान सभ्यता, उस खोई हुई सभ्यता, उस गौरवमयी सभ्यता और भारतीय संस्कृति के दक्षिण पूर्व एशिया, विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत में प्रसार को लेकर हम आज अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता वास्तव में कैसी सभ्यता है? एक ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि। मैंने आपको पहले बताया था कौन सी पृष्ठभूमि में आती है, यह ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि वाली सभ्यता है। एक ऐसी सभ्यता जिसके पीछे जहां से सभ्यता उठ खड़ी हुई, उसके पहले वहां पर ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी, जो कहां फैली? भारत के पश्चिमोत्तर भाग में फैली। पश्चिमोत्तर भाग मतलब इसको हम बात करेंगे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इन स्थानों पर या इन देशों पर या हम भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से का ही प्रश्न उठता है कि सभ्यता का वास्तविक नाम क्या होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता है, क्योंकि ये सिंधु घाटी के क्षेत्र में है, इसके अधिकतर स्थल जो हैं वो सिंधु घाटी के क्षेत्र में। लेकिन जब खोज हुई तो पाया गया कि सिंधु सभ्यता के 80% स्थल सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी से बाहर है। इसलिए से सिंधु नाम तो देना उचित नहीं होगा कि जिस सभ्यता के 80% स्थल उस नदी घाटी से बाहर हैं, तो कैसे उसे सिंधु सभ्यता नाम दिया जाए। तो कुछ लोगों ने बोला नहीं, सर्वाधिक स्थल सरस्वती नदी घाटी में है, इसलिए इसे मिला जुलाकर सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दे देना चाहिए। अंत में निष्कर्ष निकला कि इसका नाम क्या रख देना चाहिए? हड़प्पा, क्योंकि सबसे पहले 1921 में हड़प्पा की खोज हुई, इसलिए इसका नाम क्या रख देना चाहिए? हड़प्पा। तो कल का एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता का वास्तविक नाम क्या था या क्या है, तो उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले 1921 में इसी स्थान की खोज हुई।
इसका मुख्य केंद्र भारत पाकिस्तान के पंजाब और सिंध क्षेत्र में है। कुल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली। अगर हम इस सभ्यता की बात करें तो यह अपनी समकालीन सभ्यताओं में न केवल श्रेष्ठ है वरन विस्तृत है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता भी इतनी विस्तृत नहीं है जितनी सिंधु घाटी सभ्यता है। इसके प्रमुख शहर हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जो लगभग एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर है। तीसरा नगर है चन्हूदड़ो, चौथा लोथल, पांचवा कालीबंगा, छठवा बनावली। ये मैंने 6 क्यों लिख के दिए हैं? 6 इसलिए लिख के दिए हैं कि वास्तव में इन 6 स्थलों को शहर की संज्ञा दी जाती है। इन 6 स्थलों को क्या दी जाती है? शहर की संज्ञा दी जाती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली। क्लियर है? ये 6 नोट करेंगे जो ये बताते हैं कि ये 6 प्रमुख शहर। हड़प्पा सभ्यता क्यों खास है? क्योंकि मिस्र की सभ्यता से 20 गुनी, और मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों ही मिला लें तो उससे 12 गुनी बड़ी। कितने में फैली हुई है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है सभ्यता। 40 बस्तियां सिंधु और उसकी सहायक नदियों किनारे हैं। 1100 बस्तियां गंगा और सरस्वती नदी किनारे। ठीक है, मतलब जो सिंधु और गंगा के मध्य सरस्वती कभी बहती थी, उस नदी घाटी में स्थित है। मैं बस्तियों की बात कर रहा, प्रमुख शहरों की बात नहीं कर रहा। प्रमुख शहर तो सिंधु नदी के किनारे, पर बस्तियां जो है वो सरस्वती नदी घाटी में है। 250 बस्तियां इन दोनों से हटकर गुजरात और महाराष्ट्र में। आप अगर देखें बस्तियां इनसे हटकर गुजरात और कहां है? महाराष्ट्र। ठीक है, सबसे पहले यहाँ की जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी। चार्ल्स मैसन ने नहीं बताया कि यहाँ कोई सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उसने बोला कि ऐसा लगता है कि यहाँ कोई सभ्यता होनी चाहिए। किसने बताया? सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने बताया कि यहाँ कोई एक सभ्यता होनी चाहिए। जब विलियम ब्राटन 1856 में लाहौर से कराची रेलवे लाइन बना रहे थे तो यहाँ से ईंटें निकाली गई। मतलब ये ईंटें इतनी मजबूत थी कि उस समय रेलवे लाइन में प्रयोग हो रही थी। कब की बात कर रहे हैं? 2500 साल पुरानी सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। बाद में जॉन मार्शल के अधीन खुदाई हुई तो 1921 में दयाराम साहनी को हड़प्पा मिला और 1922 में राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो प्राप्त। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा इंट्रो में बता रहा हूं किस तरह सिंधु घाटी सभ्यता का हुआ है। फिर इसका विस्तार क्या है, कहां कहां पर इसके प्रमुख शहर। सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो कहां। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान में है, जैसा कि हम पहले भी कर चुके। तो अफगानिस्तान में कहां है? अफगानिस्तान में है मुंडीगाक, उसुतगुई। अफगानिस्तान में मुंडीगाक, उसुतगुई। पाकिस्तान में कहां है? पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध। थोड़ा समझ लेते हैं। पाकिस्तान का जो एरिया है उसके इस क्षेत्र को हम कहते हैं पंजाब, इस क्षेत्र को कहते हैं सिंध, और इस क्षेत्र को कहते हैं बलूचिस्तान। ये तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और भारत में बात करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी, इन राज्यों में, मतलब जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में। क्लियर है? तो ये याद रहेगा आपको। पाकिस्तान में कौन कौन से प्रमुख जगह है? तो बलूचिस्तान में सुतकांगेन डोर, ये देखो एग्जाम में आया, किस नदी किनारे है? दास्क नदी के किनारे। सुतकांगेन डोर, ये है सुतकांगेन। सुतकांगेन डोर जो है सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुतकांगेन डोर। फिर सोतका को है,
जो सादीकौर नदी किनारे है, बालाकोट विंदार नदी किनारे है, डाबरकोट। जितनी जगह है बालाकोट, सोतकाकोय, सुतकांगेंडोर, डाबरकोट, ये कहाँ मिल रही है? सब बलूचिस्तान में। देखिए ये देखिए ये है बालाकोट, देखा आपको बालाकोट, ये है बालाकोट। फिर सिंध में क्या मिल रहा है? मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, जुड़ेल जोदड़ो, आमरी, ये आमरी को एक साथ कर देंगे, उधर चला गया है आमरी, कोट दीजी, अली मुराद, राना गुंडई। राना गुंडई वह जगह है जहां से हमें घोड़े का दांत मिला है। घोड़े का दांत कहाँ मिला है? राना गुंडई। ये दिख रहा है मोहन जोदड़ो, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है मोहन जोदड़ो, ये है आमरी, ये है चन्हूदड़ो, ये है कोट दीजी। क्लियर है? फिर पंजाब, पाकिस्तान की पंजाब में क्या मिला है? पाकिस्तान की पंजाब मिला हड़प्पा, जलालपुर, ठीक है, गुमला, चकबारपुर बाने और जलीलपुर। ये कहाँ मिले हैं? पाकिस्तान में। तो ये जगह कहाँ की है? पाकिस्तान की जगह है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। भारत में कहाँ मिले हैं? तो भारत में मिले हैं, जम्मू में मिला है मांडा। देखिए मैप में आपको दिखेगा मांडा, ये देखिए ये है मांडा, ये मिला है मांडा, जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे है मांडा। पंजाब, पंजाब में क्या मिला है? रोपड़। ये देखिए मैं रोपड़ दिखाता हूँ आपको, ये है रोपड़, ये है पंजाब में रोपड़, सतलज नदी के किनारे है ये रोपड़। कोटला निहंग खान संगोल, हरियाणा, बनावली, मीताथल, राखीगढ़ी, सिसवाल। अब देखिए हरियाणा में हम चले आते हैं, हरियाणा में ये देखिए बनावली, बनावली के नीचे लिखा सिसवाल, और ये लिखा राखीगढ़ी। ये देखिए राखीगढ़ी, ये जगह जो इंडिकेट इस लाइन से कर रहा है कि ये है राखीगढ़ी, जो कहाँ मिला है? हरियाणा। राजस्थान आते तो राजस्थान में मिलेगा कालीबंगा, देखो मैं इसको, ये है कालीबंगा। क्लियर है? कहाँ है? कालीबंगा। अब उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश में ये है आलमगीरपुर, वो जगह है आलमगीरपुर, हुलास और बड़ा गांव। गुजरात जाते तो गुजरात में क्या मिल रहा है? धौलावीरा, ये है धौलावीरा। फिर क्या है? लोथल, ये है लोथल। फिर क्या है? रंगपुर, ये है रंगपुर, ये है रोजड़ी, ये है नागेश्वर, ये है सुरकोटड़ा, ठीक है। और यहां चले आएंगे तो ये है भगतराव। ये सारी जगह कहां पर है? गुजरात में। धौलावीरा, सुरकोटड़ा, लोथल, रंगपुर, रोजड़ी, नागेश्वर, भगतराव। सुरकोटड़ा वह जगह है जहां पर हमें घोड़े की हड्डियां मिली हैं। लोथल है, बालाकोट है, सुतकांगेंडोर है, ये सब बंदरगाह नगर है। कौन से नगर हैं? बंदरगाह। और महाराष्ट्र में क्या मिला है? दैमाबाद, महाराष्ट्र में मिला है दैमाबाद। तो दैमाबाद क्या है? सबसे दक्षिणी है, सबसे दक्षिणी स्थल है दैमाबाद। सबसे उत्तरी है मांदा, सबसे पूर्वी है आलमगीरपुर, सबसे पश्चिमी यहां अलग हो गया है, वो है सुतकांगेरडोर। क्या है? सुतकांगेरडोर। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्या है? सबसे उत्तर में क्या है? मांडा। सबसे दक्षिण में क्या है? दैमाबाद। सबसे पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर। सबसे पश्चिम में क्या है? परंतु इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, जो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे विस्तृत सभ्यता है, जो जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक, पाकिस्तान अफगानिस्तान से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैली। आगे चलते हैं। उद्भव, इतनी विस्तृत, इतनी शानदार सभ्यता को बनाने वाले कौन थे?
कुछ विदेशी कहते हैं कि सभ्यता का निर्माण जो है मेसोपोटामिया के लोगों की, मतलब भारत के लोगों में इतनी हैसियत ही नहीं थी कि वे सभ्यता का निर्माण। कुछ लोग स्वदेशी उत्पत्ति का तर्क देते हैं कि नहीं, ये भारत में ही उत्पन्न हुई है, इसमें द्रविड़ है, आर्य है, सोथी या ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृतियों से इसका जन्म। एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विदेशी उत्पत्ति, यानी मेसोपोटामिया के लोगों ने सभ्यता को। तो हम क्या मानते हैं कि किसने बनाया है? मेसोपोटामिया। आधार क्या है मानने का? किस आधार पर, किस बेस पर कह रहे हैं? पहला, सड़कें। दूसरा, आवास। तीसरा, लिपि। चौथा, ईंटों का प्रयोग। ठीक है। अब बात करें सड़कें। हम सड़कों की बात करते हैं तो सड़कें जहां पर मेसोपोटामिया में गली नुमा है, गली नुमा, घुमावदार, हम कहें जिगजैग ऑर्डर में है, वही सिंधु घाटी में समकोण पर काटती है। तो बड़ा अंतर हो गया, तो हम कैसे कहें कि इसने आके सभ्यता बनाई? मतलब खुद निम्न सभ्यता में रहे, खुद सामान्य स्थिति में रहे, और अब बाहर आकर अपनी खुद की भूमि से बाहर आकर दूसरी जगह पर इन्होंने उन्नत सभ्यता बना दी। ये कैसे संभव है? आवास की बात करें, अनियोजित, नियोजित, पूरी तरह प्लान्ड सिटी है, जहां पर शौचालय है, रसोई घर है, आंगन है, द्विमंजिला घर हैं, उन पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं, घर के बाहर नालियां हैं। अगर हम नालियों की बात करें तो यहां पर क्या है? खुली नालियां। सड़कों पर पानी बह रहा, यहां क्या है? ढकी हुई नालियां। लिपि की बात करें, इसमें 900 अक्षर और कील नुमा लिपि। कील नुमा मतलब होती है हम किसी लकड़ी में कील लगा लगा के बिंदी कर करके बनाए। ये कैसी है? इसमें 400 से 500 अक्षर हैं और चित्रात्मक है। सिंधु घाटी की लिपि कैसी है? चित्रात्मक। ईंट, कच्ची ईंटों का प्रयोग, पकी ईंटों का प्रयोग। क्लियर है? आपको लग रहा कि मेसोपोटामिया के लोग आकर बनाएंगे सभ्यता को? यहां पर धार्मिक शासन, यहाँ के शासन के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं। यहाँ धार्मिक शासन है, यहाँ के शासन के बारे में हमारे पास कोई जानकारी उपलब्ध। इसलिए इस आधार पर हम कहते हैं कि सभ्यता को मेसोपोटामिया के लोगों ने नहीं बनाया होगा। इसलिए ये कहना कि सभ्यता का निर्माण मेसोपोटामिया के लोगों ने किया, पूरी तरह गलत। अरे मेसोपोटामिया के लोग तो स्वयं सिंधु घाटी पर निर्भर थे। मेसोपोटामिया में जो व्यापार होता था वो व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के पक्ष में था, अर्थात सिंधु घाटी लोग ज्यादा फायदे में थे। मेसोपोटामिया के लोगों के पास उतनी उन्नत तकनीक थी ही नहीं। क्लियर है? फिर अगला प्रश्न आता है, द्रविड़। क्या इस सभ्यता का निर्माण द्रविड़ ने किया? ये द्रविड़ कौन है? दरअसल इतिहास में उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने का एक कुत्सित प्रयास किया गया है द्रविड़ शब्द के द्वारा। ये सभ्यता का निर्माण द्रविड़ लोगों द्वारा किया गया। किस आधार पर कह रहे हैं? तो कुछ लोग कह रहे हैं भाषा के आधार पर, कुछ लोग कह रहे हैं कंकाल के। भाषा मतलब
जो दोनों की भाषा वो कहीं ना कहीं ब्राह्वी जो भाषा है वो द्रविड़ लोगों से मिलती जुलती है। किससे मिलती है? द्रविड़ लोगों से ब्राह्वी भाषा वो मिलती जुलती है जो सिंधु घाटी की है। किससे मिलती जुलती है? द्रविड़ लोगों से मिलती है। इसके अलावा जो कंकाल है, यहाँ पर जो कंकाल मिले हैं वो पहला मिला है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति का मिला है। भूमध्य सागरी मिला है, मंगोलाइड मिला है और अल्पाइन मिला है। सबसे जो कंकाल मिले हैं वो भूमध्य सागरी मिले हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये द्रविड़ है, ये द्रविड़ भी यही ढांचा मिला है। पर नवीन अनुसंधान राखी गढ़ी ये कहते हैं जो डीएनए पाया गया उससे लगता है कि सभ्यता के निर्माता आर्य थे और आर्य विदेशी नहीं थे। अभी हाल में ही एनसीईआरटी ने इस बात को स्वीकार किया है कि आर्य लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट नहीं किया। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं द्रविड़ वाला मत हो सकता है कि सही भी हो, गलत भी हो, और अभी अध्ययन की आवश्यकता है। पर इसके विरोध में कुछ बातें। पहली बात यह है कि द्रविड़ आए, इतनी बड़ी सभ्यता का निर्माण किया और साउथ चले गए। कुछ तो यहां निवास करते हैं, कुछ तो यहां रह जाते हैं, क्यों चले गए? पहला, अगर वो गए तो ये वही सभ्यता अपना रहे हैं द्रविड़ जो आर्यों की सभ्यता है। आर्य भी विष्णु की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, द्रविड़ भी पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। दोनों की सभ्यताएं एक समान है, दोनों के तौर तरीके एक समान है। तो आखिर कहीं ना कहीं सिंधु घाटी के लोग और आर्य लोग एक ही रहे होंगे। इसलिए द्रविड़ लोगों में कोई अवशेष क्यों नहीं, या सिंधु घाटी सभ्यता में द्रविड़ संस्कृति की झलक क्यों नहीं? एक ये बड़ा प्रश्न हमारे सामने आकर खड़ा होगा। क्लियर है किस प्रश्न खड़ा हो जाता है? ये प्रश्न। इसके अलावा कुछ लोगों ने कहा है कि इस सभ्यता के निर्माता क्या थे? आर्य। कितने आर्य थे? आर्य। पहली बात तो आर्य विदेशी है, वो कैसे सभ्यता के निर्माता हो जाते हैं? या मतलब उसके मतलब इनको विदेशी नहीं मानो? तो टीएन रामचंद्रन, लक्ष्मण स्वरूप पुलस्कर और के एन राव ये कहते हैं कि आर्यों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। तो बड़ी विडंबना हो गई हमारे देश में, आर्य ने सभ्यता का निर्माण किया, कैसे? तो कुछ लोग कहते हैं कि ऋग्वेद में आर्यों ने स्वयं के निवास के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया। इसका प्रयोग किया, सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग करने का काम किया। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में लोग निवास करते हैं। दूसरा, आर्यों की सबसे पवित्र नदी है सरस्वती और 80% स्थल सिंधु घाटी के सरस्वती नदी किनारे, लगभग 400 स्थल है, और जो बचे स्थल है वो सिंधु किनारे हैं। और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार जो नाम आया है वो सिंधु नदी का है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार नाम किस नदी का आया है? सिंधु का। पर पवित्र कौन सी है? सरस्वती। अगली बात, अगर आर्य विदेशी है और हड़प्पा वासी यहीं के हैं, तो और दोनों में लड़ाई है आर्यों एवं हड़प्पा में संघर्ष है। अगर ये मान लिया जाए तो फिर आर्य और हड़प्पा की परंपराएं, धर्म, समाज एक जैसा क्यों? हम क्यों वृक्ष की पूजा करते हैं? ऐसे हड़प्पाई लोग करते थे।
क्यों शिव की पूजा होती है? क्लियर है? हड़प्पा के एक स्थल से पंचतंत्र की कहानी, चालाक लोमड़ी की कहानी का चित्र मिला। तो कहीं ना कहीं आर्यों ने इस सभ्यता का निर्माण किया। पर विरोधी क्या कहते हैं, विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष कहता है नहीं भाई, आर्य ग्रामीण है, नगरी है ही नहीं। जबकि सिंधु क्या है, नगरी है। आर्य क्या है, ग्रामीण है। सिंधु क्या है, नगरी है। ये पशुपालक है, ये व्यापारिक सभ्यता है। इनके पास प्रारंभ में लिपि नहीं, इनके पास लिपि है, भले नहीं पढ़ी गई सिंधु घाटी की, पशुपालक है, प्रारंभ में लिपि नहीं, पर इनके पास क्या है, प्रारंभ से ही लिपि। ये लोहे का प्रयोग करते हैं, ये कांसे का प्रयोग करते हैं, ये घोड़े का प्रयोग करते हैं, ये घोड़े का प्रयोग नहीं करते। बात समझ में आ रही है? इनके लिए, आर्यों के लिए गाय पूज्य है, तो इनके लिए बैल पूज्य है। एक कूड़ वाला बैल जिसको कहते हैं। आप जो है वो पितृ सत्तात्मक है, ये मातृ सत्तात्मक है। इतने सारे अंतर है भाई। ये एक मिनट, इंद्र, मित्र, अग्नि, वरुण की पूजा करते हैं, ये मातृ देवी, पशुपति की पूजा करते हैं। ऐसे अनेक अंतर हैं जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि दोनों अलग अलग। अब बताइए कैसे कहें, इतना भारी विरोध कि आर्य ग्रामीण, सिंधु नगरी, आर्य पशुपालक, सिंधु व्यापारिक। आर्यों के पास प्रारंभ में लिपि नहीं, सिंधु के पास लिपि। आर्य लोहे का प्रयोग करते हैं, सिंधु कांसे का प्रयोग करते हैं। आर्यों को घोड़े के बारे में पता है, घोड़ा उनका प्रमुख पशु है, जबकि सिंधु वालों को घोड़े का ज्ञान नहीं। आर्यों के लिए जो है वो गाय प्रमुख पशु है, वही सिंधु के लिए कुबड़ वाला बैल। आर्य पितृ सत्तात्मक है तो सिंधु मातृ सत्तात्मक है। आर्य इंद्र, मित्र, अग्नि, वरुण की पूजा करते हैं तो सिंधु मातृ देवी और पशुपति। इतना बड़ा अंतर कैसे, संभव नहीं है। इसका तो दोनों अलग अलग, दोनों में कोई संबंध ही नहीं। एक और, अब जगह नहीं इसलिए समझा देंगे अलग से। कैसा? आर्य यज्ञ करते, सिंधु के लोग यज्ञ नहीं करते। आर्य में यहां लिख देता हूं ऊपर अलग से, यज्ञ करते हैं, ये यज्ञ नहीं करते। एक एक करके मैं भी इसका जवाब देना चाहूंगा, ठीक है? जगह कम है पर कोशिश करेंगे। पहला पहला जवाब पहला जवाब ये है कि भाई यज्ञ नहीं करते हैं, परंतु सिंधु के कालीबंगा और लोथल, तो क्या मिला हमको इन दोनों जगह से? यज्ञ वेदी मिली। अब बताइए, सिंधु के कालीबंगा लोथल से यज्ञ वेदी मिली, तो क्या करते थे? यज्ञ भी तो करते होंगे। दूसरा हम कह रहे हैं कि आर्य सभ्यता क्या है? ग्रामीण है। जबकि ऋग्वेद में, ध्यान से समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं आपको। ऋग्वेद में 85 बार पुर शब्द आया है और 9 बार ग्राम शब्द आया है। पुर यानी होते हैं शहर, ग्राम यानी गांव।
जिस सभ्यता में ऋग्वेद में 85 बार पुर आया है, 9 बार ग्राम आया है, वो कैसे कह सकते हैं कि आप वो ग्रामीण सभ्यता वाले लोग। दूसरा इसमें लिखा है कि आर्य पशुपालक थे, ये व्यापारी थे। नो डाउट आर्य प्रारंभ में पशुपालक थे, प्रारंभ में, परंतु उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने व्यापारिक विकास जबरदस्त किया और वैश्य वर्ग की अभूतपूर्व शक्ति का विकास हुआ। इनका कहना है कि प्रारंभ में लिपि नहीं थी। हाँ लिपि, अच्छे बताओ, 4 वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद जो संस्कृत में है, ग्रामर के साथ यानी व्याकरण के साथ है, गद्य पद्य के साथ है, व्याख्या के साथ है, बिना कोई लिपि के लिख गए होंगे। 4 वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, 108 उपनिषद। इसलिए कहना लिपि नहीं थी, कुछ बात ठीक नहीं। क्लियर। दूसरा, लोहे को जानते थे और ये कांसे को जानते थे। ये इसका उत्तर भी हमारे पास नहीं है, तो ये एक विरोध का कारण बना रहा है। घोड़े, घोड़े की बात पूरी तरह गलत है, क्योंकि सुरकोटड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी जगह है? सुरकोटड़ा। यहां क्या मिली है? घोड़े की हड्डी मिली है। पत्थल से घोड़े की क्या मिली? मूर्ति मिली। राणा गुंडई से क्या मिला है? घोड़े का दांत मिला है। क्लियर है। इन लोग जब घोड़े की हड्डी मिल रही, घोड़े की मूर्ति बना रहे, तो घोड़े को नहीं जानेंगे? अजीब सा। दूसरा लिखा है इनका प्रिय पशु जो है वो गाय थी और इनका प्रिय पशु बैल था। तो अगर हम बैल को जानते हैं तो गाय को नहीं जानेंगे क्या? बिना माँ के बच्चा कैसे है? भाई सोचिए ना, आपको नहीं लगता कितने सालों तक मूर्ख बनाया गया हमको? ये गाय को जानते थे, बैल को, बिना गाय के बैल कहां से आए? ठीक है। दूसरी जाति पितृ सत्तात्मक, ये एक अंतर का कारण हो सकता है, परंतु सिंधु घाटी के लोग लिखते हैं संभवतः मातृ सत्ता। इंद्र मित्र अग्नि वरुण की पूजा का, फिर मातृ देवी को ही मानते थे। पृथ्वी की पूजा भी इन लोग करते थे। जिस रूप में सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, उसी रूप में पृथ्वी देवी की पूजा आर्य लोग करते थे। पशुपति की पूजा यानी शिव की पूजा आर्यों ने भी अपनाई। इतनी समानताएं हैं आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता में कि पंचतंत्र की कहानी आज तक चली आ रही है सिंधु घाटी में। जो हमारी परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, यहां तक कि जो जिस परंपरा से आर्य लोग और सिंधु घाटी में मूर्तियां बनाते थे, वो आज भी बन रही। लॉस्ट वैक्स मेथड। तो ये बड़ा अध्ययन का विषय है, बड़ा शोध का विषय है। इस पर काफी कुछ होना चाहिए जिसके आधार पर हमें समझ सकते। क्लियर है? इसको नोट करिए, समझ लीजिए। तो डाउट हो लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिर कहा जा रहा है कि सोथी सभ्यता से इसकी उत्पत्ति। सोथी, सोथी, सोथी क्या है? एक गांव है। सोथी एक गांव का नाम। कहां पर है गांव? बीकानेर में। बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में है। एक ऐसा माना जाता है कि कोई भी सभ्यता सीधे नगरी नहीं होती है, उसका क्रमिक विकास होता है। पहले वो ग्रामीण सभ्यता होती है, कृषि करते हैं लोग वहां पर, कृषि के कुछ अच्छे तरीके, बढ़िया वर्षा, बढ़िया नहर बन जाती है वहां पर, उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ता है तो आवश्यकता से अधिक जब अन्न या उत्पाद बढ़ता है तो व्यापार का जन्म होता है। जब व्यापार बढ़ता है तो धीरे धीरे लेन देन बढ़ता है, आय बढ़ती है, संपत्ति बढ़ती है, और धीरे धीरे वो क्षेत्र का विकास होता है और वो गांव नगर में परिवर्तित होता है।
इसलिए कहा जाता है कि सोथी संस्कृति जो है उसकी झलक कालीबंगा से मिलती है। ये बताने वाले हैं अमलानंद घोष। अमलानंद घोष बता रहे हैं कि पहले वो गांव था सोथी, धीरे धीरे विकसित हुआ, उत्पादन बढ़ा, आय बढ़ी, व्यापार का जन्म हुआ, व्यापार से लोग धनाढ्य हुए, जगह जगह उन्होंने शहरों की स्थापना करना शुरू कर दी, और इस सोथी से ही पूरी हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, जिसकी झलक हमको कालीबंगा से। ये है सोथी संस्कृति को इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का क्रमिक विकास हुआ, एकाएक नहीं आया, क्रमिक, धीरे धीरे, सने सने गांव से शहर के रूप में परिवर्तित होना शुरू। क्लियर है? क्या कहते हैं? क्रमिक विकास होने। समझ में आ रही बात आपको? ये कौन कह रहे हैं? अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल का ऐसा। फिर अगली क्या है? ईरानी बलूची। जैसी सोथी वाले कह रहे हैं वैसी कह रहे हैं ईरानी और बलूची संस्कृति वाले। ईरानी बलूची। सोथी कहाँ है? बीकानेर में। ये कौन कह रहा है? रोमिला थापर। कि इसका विकास ईरानी बलूची सभ्यता से हुआ। और ये कौन से गांव? जैसे यहाँ सोथी गांव, यहाँ पर है कुल्ली, कुल्ली नाल। इससे कहां पर है कुल्ली नाल? बलूचिस्तान में। बलूची लिखा ना। इनका क्रमिक रूप से विकास हुआ और धीरे धीरे ये भी शहरों में बदलते चले गए। क्लियर है? और धीरे धीरे विकास होकर क्या बन गए? हड़प्पा सभ्यता के। तो अध्ययन अभी बहुत बाकी है, रिसर्च बहुत बाकी है। धीरे धीरे रिसर्च बढ़ेगी और हमें जानकारी प्राप्त होगी कि वास्तव में ये सभ्यता कैसी सभ्यता है। तो उसके आधार पर हम आने वाले भविष्य में बताएंगे कि सभ्यता का विकास का मॉडल क्या होना चाहिए। बहुत कुछ रिसर्च बाकी। इतिहास को परिवर्तन करने की आवश्यकता हो जाती कई जगह, लेकिन वो इतिहास को परिवर्तन करने के लिए तथ्य सामने होना चाहिए, साक्ष्य सामने होने चाहिए। अभी तक जो साक्ष्य है वो न पूरी तरह किसी के पक्ष में जा नहीं रहे, पर जैसे जैसे अध्ययन होगा तो उनका झुकाव आर्यों की तरफ होने की संभावना है। अब बात आती है नगर योजना। देखिए, नगर योजना की बात करें तो आक्रमण कहां से होते हैं? हमेशा पश्चिम से होते हैं। इसलिए नगर दो भागों में बटे। एक पश्चिमी भाग, डब्ल्यू लिख देता हूं, वेस्ट, और एक ईस्ट यानी पूर्व। पश्चिमी भाग जो है वो किला है और ये वाला भाग नगर है। पश्चिमी भाग क्या है? किला है, और ये वाला भाग क्या है? नगर। कि जनरली आक्रमण कहां से होते थे? पश्चिम से, इसलिए पश्चिम की सुरक्षा करना बहुत जरूरी। क्लियर है? अब ये नगर कैसे है देखिए ध्यान से। नगर में हाईवे है, चौड़ी चौड़ी सड़कें, ये चौड़ी, ये चौड़ी चौड़ी सड़कें जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है, या आप कह लें दक्षिण से उत्तर की ओर है, बात एक ही है। ठीक है? इन सड़कों को आपस में जोड़ने के लिए गलियां, स्ट्रीट कहते हैं इंग्लिश में, ये गलियां, इनके बीच में मकान बने हुए हैं। ठीक है? मैं अलग कलर से बना दूं, इसमें इजीली आपको दिख जाए। ये घर बने हुए हैं, ये घर। ऐसे यहां पर भी है, यहाँ भी घर बने हुए हैं। ये ए का घर है, ये बी का घर है, ये सी का है, ये डी का है, ये ई का है, ये एफ का है, ये जी का है, ये एच का है। ऐसे घर बने। खास बात देखें, किसी भी मतलब ये गली किस तरफ है? गली पूर्व से पश्चिम है या पश्चिम से पूर्व है?
पूर्व से पश्चिम है या पश्चिम से पूर्व है, बात एक ही है। किसी भी घर का दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर कहां खुलता है? गली की तरफ। हर किसी के दरवाजे गली की तरफ खुलते हैं। इसका मतलब मुख्य सड़क पे कोई वाहन ही खड़ा नहीं होगा, मुख्य सड़क पूरी तरह फ्री रहेगी आने जाने। और जो मुख्य सड़क है उस पर ईंट बिछा दी गई, पकी हुई ईंट बिछा दी गई। ईंट बिछी हुई, पकी हुई ईंटों से बनी सड़क है, ईंटों की सड़क है। हर घर के सामने से एक नाली निकली हुई, हर घर के सामने से एक नाली, यहां से भी एक नाली जो एक बड़े नाले में जाकर मिल जाती है। और यहां पर जहां पर एक ज्वाइंट होता है, यहां पर चैम्बर बने हुए, और नालियां कैसी है? ढकी हुई नालियां। दूसरी बात देखें, यहां पर थोड़ी थोड़ी दूर में, थोड़ी छोटी जगह पर मिट्टी की बनी हुई कचरा पेटी रखी हुई है। थोड़ी जगह पर मशाल युक्त स्तंभ हैं, खंबे हैं जिनमें मशाल लगी, मतलब स्ट्रीट लाइट भी थी। जबरदस्त विकसित सभ्यता है। और सारी सड़कें एक दूसरे पर समकोण पर काट रही है, समकोण पर काटती सड़कें। और नगर पूरी तरह कैसे बने? ग्रिड पैटर्न पर, ग्रिड पैटर्न पर। इन मकानों में, मकान जो बने हैं उनमें जो जुड़ाई हुई है, उसमें जो ईंट लगी है, ईंट पे क्या होगी? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इनका अनुपात क्या है? 4:2:1। लंबाई 4, चौड़ाई 2, ऊंचाई 1। ये पूरे के पूरे सिंधु घाटी में एक समान मिली। ऐसा नहीं कि किसी एक शहर में मिली है कि मोहनजोदड़ो मिल रही तो हड़प्पा। पूरे के पूरे सिंधु घाटी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में एक समान पद्धति का मिलना आज के दौर में कठिन है। सोचिए उस दौर में किस तरह का एकीकरण, एक तत्क्षत्र या एक सिस्टम मिला हो। और सारी जो जुड़ाई हुई है इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से, इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से। क्लियर है? किस पद्धति से की गई है? इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से की गई। समझ में आ रहा है? तो ये है नगर। उठा हुआ भाग को गढ़ कहते थे, गढ़ यानी किला। शासक घर, महत्वपूर्ण भवन जैसे अन्न भंडार। निचला क्षेत्र आम आदमी के लिए। ग्रिड पैटर्न पर सड़क एक दूसरे को काट रही है। सभी स्थलों पर 1:4, देखिए 1:4 रेशो को लेके आप कंफ्यूज मत होइए। ये 1:4 क्या है? ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई का है। अब इसी को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई करेंगे तो 4:1 हो जाएगा। सभी घर नाली जुड़े हैं और नालियां क्या है? ये धौलावीरा का चित्र। सारे नगर कितने भागों में बटे हैं? 2 में। धौलावीरा कितने भाग? धौलावीरा 3 भागों में बटे। सारे नगर 2 भागों में बटे हैं, धौलावीरा 3 भागों में बटा है। कौन कौन से? दुर्ग नगर, नगर और मध्य नगर। स्टेडियम भी मिला यहाँ, देखिए छोटा स्टेडियम मिला है, बड़ा स्टेडियम मिला, ये मध्य नगर। वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण के लिए यहाँ पर तालाब भी मिला है, 31 सीढ़ियों वाला तालाब, ये लिखा है। धौलावीरा में क्या मिला? 31 सीढ़ियों वाला तालाब। गुजरात के खादिर द्वीप पर स्थित है धौलावीरा। गुजरात के
खादिर द्वीप पर स्थित है। क्लियर है? ये ग्रेट बाथ जो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? महाबृहद स्नानागार मिला है। कैसा है? 11 एक मिनट 11.88 इंटू 7.01 इंटू 2.43 मीटर इसकी साइज। मतलब लंबाई इसकी कितनी है? लंबाई 11.88, चौड़ाई कितनी है? 7.01 और गहराई कितनी है? 2.43। क्या करते रहे होंगे इस बृहद स्नानागार का? क्या ये जलाशय था? क्या यह धार्मिक कार्यों के लिए होता था? क्या कोई स्विमिंग पूल की प्रतियोगिता होती? इसके एक तरफ वस्त्र बदलने का कैबिन बना हुआ है। सीढ़ियां हैं इसमें उतरने की, दिख रही होंगी आप मैप पे, चित्र में देखिए। ये देखिए सीढ़ियां, ये देखिए सीढ़ियां बनी हुई। पानी भरने और निकालने की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर, पानी निकालने के लिए। इसमें जो देख रहे हैं जमीन, इसके ऊपर बिटुमिनस का लेप चढ़ा हुआ है। कोल तार का लेप चढ़ा हुआ है, बिटुमिनस का लेप चढ़ा हुआ है बहुत शानदार चीज इसमें। ठीक है। हड़प्पा, हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था, लेकिन ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह नष्ट कर दिया। 1875 में भारतीय प्रत्नतत्व सर्वेक्षण के कनिंगम, जिन्हें भारतीय प्रत्नतत्व का जनक भी कहा जाता है, ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर मुल्तान की रेल पटरी की ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार स्थल की कई प्राचीन संरचना नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर सुरक्षित। हड़प्पा बस्ती में छोटा ऊंचा पश्चिमी, एक बड़ा निचला पूर्वी भाग। इस नियोजन विविधताएं मिलती धौलावीरा और लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किले बंद। ध्यान समझिए, प्रश्न आ जाएगा। बाकी बस्तियों में केवल एक हिस्सा किले बंद है, पश्चिमी हिस्से में बस किले हैं, पश्चिमी हिस्से में किले हैं। लेकिन लोथल और धौलावीरा में पूरी का पूरा इलाका किले में है। मतलब एक समझा, इस किला, ये किला, ये नगर, ये पूरा का पूरा एक ही बॉर्डर से बंद है। बाकी नगरों में क्या है? केवल किला बंद है, नगर खुला हुआ। और लोथल में क्या है? दुर्ग दीवार से तो नहीं घिरा, परंतु कुछ ऊंचाई पर। मतलब जो किला है लोथल में, वो ऊंचाई पर बना है। नालियों के विषय में मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, जिसमें आपको लगे कि नालियां कितनी गजब तरीके से बनी, पकी हुई, ढकी हुई, ईंटों से बनी हुई नाली। नाली के विषय में मैके क्या कहते हैं? मैके कहते हैं कि ये अभी तक की खोजी की सबसे संपूर्ण प्राचीन प्रणाली। नाले गारों में जमा की ईंटों से बने थे, ऐसी ईंटों ढका गया जिन्हें सफाई करने के लिए हटाया जा सके। चूना पत्थर की पट्टिका बनाई। नालियां पहले एक हौदी या नलकुंड में खाली होती थी। मैं समझा देता हूँ। ये आपके घर से नाली निकली। नाली जो है मिलने के पहले एक गड्ढा होगा, इसके बाद वो नाली में जाके मिलेगी। इस गड्ढे में पानी गिरेगा और जो पानी एक्स्ट्रा ऊपर आएगा वो इस नाली में जाएगा। मतलब जितना भी कचरा है, ठोस पदार्थ है, वह इकट्ठा होता रहेगा और तरल पदार्थ बहता रहेगा, तो नाली कभी चौक नहीं होगी। और इसके ऊपर लगा होगा ढक्कन, जिसमें दो छेद होंगे, मतलब इसमें कोई रस्सी या धागा या कुछ रहता होगा। उसको उठाएंगे और इस ठोस पदार्थ को निकाल लेंगे। इस तरह सप्ताह में, महीने में एक बार सफाई होती रहेगी, नाली लगातार चलती रहेगी। ठीक है। जिसमें ठोस पदार्थ जमा होता है, गंदा पानी नाली में जाता था। कुछ कुछ अंतराल पर, मतलब ये नाली जा रही है, फिर कुछ अंतराल पर क्या किया, फिर गड्ढा बनाया, फिर नाली चली जा रही है। इससे वो क्या रहा है? हर जगह ठोस पदार्थ फिर नीचे जम रहा है और पानी बहता है, नाली कभी चौक नहीं। क्लियर है?
तो ये है एक नगर की प्रणाली जो आप शानदार तरीके से देख रहे हैं। ये प्राचीन नगर है जो नष्ट हो गए, लेकिन 2500 वर्ष बाद भी, लगभग 5000 वर्ष बाद भी आज भी खड़े हैं। क्लियर है? ये है अन्नागार, जो हड़प्पा मिला हुआ है। अन्नागार कहाँ मिला हुआ है? हड़प्पा मिला हुआ है। ये है लोथल का बंदरगाह। लोथल का बंदरगाह, ये बंदरगाह है। कल हम पढ़ेंगे समाज के बारे में, किस तरह का समाज था। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।